मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोगों के काफी डिमांड पर यहाँ से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। एक आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा लाइन है और इस समय एग्जाम इतना नजदीक है कि आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। उसी के लिए एक प्यारा सा लाइन है कि जिस पढ़ाई से आज आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है ना, जिस पढ़ाई से आज आप लोग उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, यही पढ़ाई आप लोग कल आप लोग के नाम का कारण बनेगी, ठीक है ना। यही पढ़ाई यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो कल इसी की वजह से आपका नाम होगा। और यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, यदि आप लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, यानी आप लोगों को टॉप 10 में जाना है, चाहे आप लोगों का जो भी आप लोगों का लक्ष्य है, यदि आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको अपने मेहनत और हौसले का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आप लोग यह मत सोचिए कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, बस धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ही सही, बट आप लोग डेली पढ़े बहु, ठीक है ना। एग्जाम नजदीक है, बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। यहां देखिएगा आज हम लोग 20 सवाल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखिएगा पहला सवाल है कि क्रिस्टल बिंदु में बताना है कि इस त्रुटि से आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा त्रुटि का मतलब होता है ना कि उसका अपना स्थान खाली हो जाना, बस, ठीक है ना। तो अब यहां देखिएगा कि क्रिस्टल जालक में किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल में अंतराली स्थान में चले जाने से क्रिस्टल की अपूर्णता या उस बिंदु दोष का उत्पन्न हो जाता है। ताप वृद्धि होने से बिंदु दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः बिंदु दोषों की संख्या ताप पर निर्भर करती है। बिंदु दोष हो चाहे कोनो दोष हो, ओकर मतलब यही होता है कि जो कण का अपना परमानेंट स्थान था वह स्थान छोड़ चुका है और वह अपना स्थान छोड़ के कहीं और जा चुका है, जिससे उसका अपना स्थान खाली हो गया है। और उस अपना स्थान खाली होने से हम लोग उसको दोष का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया। अगला आता है कि प्राथमिक सेल से आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि इन्हें उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसे एक बार इस्तेमाल करके हम लोग फेंक देते हैं, उसे प्राथमिक सेल या डिस्पोजल सेल भी हम लोग कहते हैं। जैसे शुष्क सेल हो गया, जैसे आप लोग का लिखो फीको कलम हो गया, एक बार यूज करिए फेंकिए। तो प्राथमिक सेल वही होता है जैसे आप लोग के घड़ी का बैटरी, ठीक है ना, आप लोग का घड़ी का बैटरी हो गया, एक बार वो चार्ज रहता है उसके बाद खत्म होगा, आप लोग उसको फेंकिए। अगला आता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम क्या होते हैं। देखिएगा किसी विद्युत अपघट में जमा हुए या मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित आवेश के मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात जो m होता है वो q के समानुपाती होता है। समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा, एगो कांस्टेंट हमनी के z आता है। बाबू लोग देखिएगा कि विद्युत अपघट में जमा हुए या मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी उसमें प्रवाहित आवेश के मात्रा के समानुपाती होगी, यानी जितना आवेश प्रवाहित होगा विद्युत अपघट की मात्रा जो मात्रा होगा उतने जमेगा। सिंपल आप लोग का समानुपाती होता है। अगला आता है देखिएगा, यदि आप लोग को इसी तरह के सारे पीडीएफ नोट्स चाहिए बाबू तो आप लोग को एटम बम में वह सारे डाल दिए गए हैं। यदि आपको केमिस्ट्री में डर लग रहा है कि सर जी केमिस्ट्री में लगता है कि हमारा कुछ डर है, तो आप लोग अपने डर को दूर करने के लिए या केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाना है एटम बम आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आप लोग को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। कोई दिक्कत होगा 2 नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है कि अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं। देखिएगा कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के जोगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है ना कि अभिक्रिया में जो सांद्रण यूज हुआ है, ठीक है ना, अभिक्रिया में जो सांद्रण यूज हुआ है उस सांद्रण के घातों के जोगफल को कोटि कहते हैं। क्या आप लोग को याद हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। अगला आता है देखिएगा कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों। ये सवाल बाबू बहुत 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 भी है, ठीक है ना। यहां देखिएगा कि बोला गया है कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह क्यों करते हैं। बाबू लोग देखिएगा जैसे ही हम लोग एल्युमिनियम को, ठीक है ना, देखिएगा सांद्र HNO3 को हम लोग एल्युमिनियम के पात्र में जैसे ही डालेंगे ना तो बाबू लोग क्या होगा, एल्युमिनियम का हल्का सा मात्र तनी मनी रिएक्शन होगा और एल्युमिनियम की क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों ने पात्र में एगो ऐसा प्रोटेक्टिव सतह बन जाएगा जो हम लोग का HNO3 से ज्यादा रिएक्शन करबे नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि जैसे ही एल्युमिनियम का कोनो बर्तन है यदि आप लोग ओकरा में HNO3 आप लोग डालते हैं, मतलब नाइट्रिक अम्ल आप लोग उसमें डालते हैं, जैसे ही आप लोग एल्युमिनियम के बर्तन में नाइट्रिक अम्ल डालते हैं तो क्या होगा ना,
शुरुआत में कहेगा ना कि ये भाई हमारे पास तो विलेन आ गया, रिएक्शन करो रिएक्शन करो। तो वहीं आप लोग जैसे ही एल्युमिनियम के बर्तन में नाइट्रिक अम्ल डाले हैं, बेचारा एल्युमिनियम खुश रहेगा, ठीक है ना, कि चलो अब यहां से हम रिएक्शन करेंगे, पूरा हम घुल जाएंगे। लेकिन जैसे ही नाइट्रिक अम्ल से हल्का सा संपर्क करेगा ना, तो पूरे एल्युमिनियम के बर्तन पर एगो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, जो नाइट्रिक अम्ल से ज्यादा रिएक्शन करने ही नहीं देगा, बचा लेगा, ठीक है ना। क्या होगा? बचा लेगा। तो यही इसका कहानी होता है, पूरा आप लोग को यहां पर लिखा है। अगला आता है कि सल्फर SF6 बनाता है, लेकिन SCl6 नहीं। क्यों? मेरे प्यारे साथी, जैसे मान लीजिए कि मेरा यह हाथ यहां पर आप लोग देख रहे हैं, तो मेरे हाथ में, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप लोगों को छोटा छोटा बल्ब रखना है, ठीक है ना, छोटा छोटा बल्ब रखना। मान लीजिए मेरा हाथ एगो है, ठीक है ना, इस हाथ में आप लोगों को बल्ब रखना है। यदि बल्ब का साइज छोट होगा तो इसमें ढेर बल्ब अटेगा। बताइए आप लोग, यह मेरा हाथ हो गया, ठीक है ना। यदि इस मेरे हाथ में यदि बल्ब का साइज छोट छोट रहेगा तो ये मेरे हाथ में बल्ब की संख्या ज्यादा अटेगा। और यदि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे हाथों में हेते तक मतलब इतना आकार का एक बल्ब है, रखिएगा तो एगो से दो आएगा। लेकिन अब छोटा छोटा बल्ब रखिएगा तो 10-12 वाट जाएगा। वही कहानी यहां पर होता है कि बाबू लोग, फ्लोरीन का जो आकार होता है ना, क्लोरीन से छोटा होता है। इसी को ऐसा ही 6 बना देता, 6 रख लेता है अपना पास। क्लोरीन बड़ा होता है, कहे ना दादा तू बहुत बड़ा साइज का है, ठीक ना, हम कैसे रख पाएंगे, हम नहीं रख पाएंगे। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, फ्लोरीन का जो आकार होता है ना, वो क्लोरीन से छोटा होता है। और छोटा होने से क्या होता है कि सल्फर ढेर रख लेता है, और क्लोरीन का आकार बहुत ज्यादा होता है। सल्फर कहेगा भाई पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा आकार बहुत ज्यादा है, हम कैसे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। वही लिखा है देखिएगा कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। इसी वजह से 6 क्लोरीन परमाणु एक सल्फर परमाणु के साथ नहीं जुड़ सकता है, ठीक ना। जबकि 6 फ्लोरीन परमाणु के छोटे छोटे आकार होने के कारण यह जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरीन की जो होती है ना, F की अपेक्षा में कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इसलिए F6 ज्ञात है लेकिन SCl6 नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला आता है, देखिएगा, यहां बताना है कि इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या बताना है कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो। देखिएगा बाबू, हम लोग कॉपर का निकालना तो कॉपर को X मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहां देखिए NH3, ठीक है ना, इसका हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 हो गया। 4 है तो 4 से गुना कर दिए। हम लोग का इक्वल टू में यहाँ +2 है तो हम +2 कर दिए, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। सिंपल सवाल है। अगला आता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताना है। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है वह लोहा होता है, 8वां का मतलब हम लोग का लोहा हो जाएगा। अगला आता है कि BOD और COD से आप लोग क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। BOD और COD क्या है, देखिएगा, BOD COD जो आप लोग देख रहे हैं ना, पानी से जुड़े 2 रासायनिक पैरामीटर है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो आप लोग BOD या COD देख रहे हैं, यह पानी में अलग अलग प्रकार के कुछ मापक यंत्र हैं, लेकिन वह अलग अलग मापक यंत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा कि BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा कि जब कार्बनिक पदार्थों में जैविक विघटन के दौरान सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। यानी मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि जब कोई कार्बनिक पदार्थ होता है और जब उसका जैविक विघटन होता है तो जो सूक्ष्म जीव होंगे तो वह तो ऑक्सीजन का खपत करेंगे। तो हम देखिएगा, हम ही लोग ऑक्सीजन का खपत करते हैं, सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम लोग भी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, खपत करते हैं। तो वैसे ही यहां पर है कि कोई जलीय जीव में जब आप लोग का जैविक विघटन होता है तो जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं तो वह जितना ऑक्सीजन का खपत करेंगे उनकी मात्रा को हम लोग BOD में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अगला COD क्या होता है, देखिएगा कि COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। यानी यह पानी में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरह कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। यानी यह क्या होता है ना कि देखता है कि जो हमारे यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना, इनको ऑक्सीकरण के लिए कितना ऑक्सीकरण की मात्रा जरूरी है, ठीक है ना, चाहे आप कितना खपत कर रहे हैं, तो इनको हम लोग COD में मापते हैं। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि BOD और COD दोनों हम लोग का सेम ही है, ठीक है ना। मतलब यह दोनों प्रकार में क्या होते हैं कि पानी में जो पदार्थ रहते हैं वह कितना ऑक्सीजन का खपत करते हैं उनका पता लगता है। अगला आता है कि टेफ्लॉन के एकलक क्या होते हैं। हम लोग 1 नंबरिया में पढ़े हैं कि आप लोग का टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है ना, CF2 आप लोग का हो जाएगा। अगला आता है सवाल की
एमिनो अम्ल क्या है, देखिएगा एमिनो एसिड जो होता है, अम्ल होता है, यह प्रोटीन के निर्माण का एगो खंड होता है, ठीक ना। यह क्या होता है, प्रोटीन के निर्माण का एगो खंड होता है। ये कार्बनिक अणु होते हैं जिनमें एक एमिनो समूह, ठीक ना, मतलब NH2 का समूह होता है और एगो आप लोग का कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है, तथा यह कार्बन परमाणु श्रृंखला में अन्य अपेक्षिक पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी आप लोग एमिनो अम्ल में बस 2-3 कहानी याद रखें, क्या कि एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन के निर्माण का वो खंड होता है, मतलब पार्ट होता है। ओकरा बाद यह आप लोग का एमिनो अम्ल में आप लोग का एमीन का समूह होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का समूह होता है, बस इतना याद रखना है। अगला आता है, देखिएगा कि एल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज का प्रश्न, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा कि जो आप लोग का हम लोग का अल्काइन एमीन चाहे एल्केन एमीन कहिए, ठीक है ना, तो एल्केल एमीन अमोनिया से ज्यादा प्रबल क्षारक होता है, क्योंकि इसमें मौजूद एल्किल समूह की वजह से नाइट्रोजन के असंभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रोटॉन की साझेदारी की क्षमता बढ़ जाती है। एल्किल समूह में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, अतः I+ का प्रभाव दिखता है, जिससे एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से दान होते हैं और जो एमीन होता है वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो एल्काइल एमीन होता है वह अमोनिया से क्यों क्षार होता है, मतलब अमोनिया से प्रबल क्षार क्यों होता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप लोग का वो एल्किल समूह होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग का इसमें क्या होता है, एल्किल समूह होता है। यही एल्किल समूह जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह नाइट्रोजन को असंभाजित करता है और यह +I प्रभाव दिखाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यह ज्यादा प्रबल क्षार है। अगला आता है, आप लोग यहां देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगला आता है कि प्रासरण दाब क्या होता है, मतलब ऐसा बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक देवे, उसे हम लोग प्रासरण दाब कहते हैं। अगला आता है एंजाइम क्या है। एंजाइम एगो आप लोग का जैव उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वह एंजाइम कहलाते हैं। देखिएगा बाबू लोग, उत्प्रेरक कौनो हो, ठीक है ना, ओकर काम एक है कि जो अभिक्रिया का दर होता है या तो उसको बढ़ा दे वरना घटा दे, ठीक है ना, अच्छा वो कौनो उत्प्रेरक हो। तो आप लोग यहाँ से 15 भी हो गया। अगला आता है चांदी विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, क्योंकि बाबू लोग चांदी विद्युत का सुचालक इसलिए है क्योंकि चांदी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अनंत मात्रा में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चांदी में लगभग प्रतिरोध 0 होता है, लगभग, ठीक है ना, कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो चांदी आप लोगों का सुचालक क्यों है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों चांदी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है, इसी वजह से। अगला आता है कि आप लोग का आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। देखिए वह घोल जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श घोल कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श घोल कहते हैं। अगला आता है, देखिएगा कि एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में अवकरण में क्रायोलाइट का उपयोग होता है, क्यों, ठीक है। देखिएगा जब हम लोग एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का यूज करते हैं तो क्रायोलाइट का मतलब यह होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अमोनिया को और ही ज्यादा बेस्ट बना देगा। जैसे देखिएगा यहां से कि हम लोग क्रायोलाइट मिलाने से क्या फायदा होता है, जैसे क्रायोलाइट मिलाने से एल्युमिनियम का गलनांक कम हो जाता है। एल्युमिनियम का गलनांक 2323 ले घट के, ठीक है ना, 1123 केल्विन हो जाता है, ठीक है ना। यानी एल्युमिनियम का हमारा जो होता है, देखिए ऐसे एल्युमिनियम जो होता है ना उसको यदि पिघलाना होगा तो हम लोग को इतना टेम्परेचर का आवश्यकता होता है 2323 केल्विन, लेकिन यदि हम लोग एल्युमिनियम में क्रायोलाइट मिला देते हैं तो वह आपका 1173 केल्विन पर ही गर्म हो जाएगा। अब अगला आता है कि क्रायोलाइट मिलाने से एल्युमिनियम की चालकता बढ़ जाती है, ठीक है ना। यदि एल्युमिनियम में मान लीजिए कि 5 एम्पीयर की धारा प्रवाह हो रही है, यदि हम लोग एल्युमिनियम में क्रायोलाइट मिला देंगे तो में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाह होने लगेगा, ठीक है ना। यानी एल्युमिनियम में क्रायोलाइट मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है, यानी क्रायोलाइट मिलाने से एनोड प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। और अगला कि एल्युमिनियम में अशुद्धियां घटती हैं, ठीक है ना। जब एल्युमिनियम से अशुद्धि घटेंगी ये तो हम लोग का चालकता बढ़ेगा। सिंपल सा आप लोग का लॉजिक है। यह आप लोग का हो गया 18 गो प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आज क्लास में हम लोग देख लिए हैं। यहां
से आज का पूरा सेट आप लोग का समाप्त हो गया है। इसी तरह का हम लोग डेली 18-20 प्रश्न हम लोग करेंगे, जिससे आप लोग केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आप लोग इसी तरह के सारे पीडीएफ नोट्स चाहिए कि सर हमको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, समय कम है, तो आपके भाई का जानवे करते हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं और आप लोग के लिए एटम बम में वो सारे पीडीएफ नोट्स दिए हैं जो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ये नंबर है, और आप लोग वहां से सारा पीडीएफ नोट्स लेके और आप लोग प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और आप लोग रिवाइज चालू करिए। समय कम है बाबू लोग, ठीक है ना। आप लोग केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर करना है तो आप लोग अभी से पढ़ना और लिखना चालू करिए, रिवाइज डेली करिए और आपके भाई का कंटेंट आपके साथ हाईवे करिए, तो डरना किस बात का है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।